स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, नमस्कार। नमस्कार। आपको मेरी आवाज मिल रही है, मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि ये जो शेरपा ट्रैक की जो बैठक है जो शुरू हो चुकी है, हम क्या कुछ उम्मीद करें मैम कि किन मुद्दों पर हम कंसेंसस बनाने में सफल हो पाएंगे भारत की ओर से? देखिए, ये चौथी और एक निर्णायक शेरपा बैठक हो रही है। कहाँ हो रही है इसका भी महत्व है, हम जानते हैं हरियाणा के मेवात में हो रही है। जो हमारे तमाम ये देश विदेश से हमारे शेरपा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं, न सिर्फ वे हरियाणा की और भारत की संस्कृति को जान पाएंगे। मैं अगर मुख्य मुद्दे पर आऊं तो देखिए, हम ये ना भूलें कि जो G20 की स्थापना हुई थी वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान किस तरह से हम इस प्रकार के समाधान खोज सकें कि दुनिया के जो तमाम देश है वो इस प्रकार के इकोनॉमिक क्राइसिस से बच सकें, इस उद्देश्य को लेकर के रही थी। और शुरुआती दौर में जो जितने भी तमाम सदस्य देश थे उनके सिर्फ जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते थे वो सिर्फ G20 का एक भाग होते थे। बाद में धीरे धीरे करके इसमें जो है मुख्य जो लीडर्स हुए वो जुड़ना शुरू हुए। तो हम इस चीज को जाने कि जो G20 के स्थापना के पीछे का लक्ष्य है, उसकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं आर्थिक सुधारों में निहित है। तो एक समावेशी इस प्रकार की आर्थिक सिस्टम इस प्रकार का बनाया जा सके जिसमें कि ये तमाम देश जो इसके भाग हैं और इसके अलावा भी जो दूसरे विकासशील देश हैं वो G20 से जुड़कर अपना एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। और वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा हम तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब जिस तरह स्तर पर ये सभी देश आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर जोशी, कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ने कहा कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको हमने हावी नहीं होने दिया आर्थिक मुद्दों पर, और हमने कोशिश की कि तमाम जो आर्थिक मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, विकास दर को संभालने का मुद्दा हो, रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट फाइनेंस जैसी चीजें हैं, उन पर हमने आम राय बनाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी कुछ देश इस बात को लेकर के एक तरह से गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। चाइना डेट रेजोल्यूशन जैसे मुद्दों को लेकर के अड़ा हुआ है और शायद शी जिनपिंग अब खबर आ रही कि इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं उनको किस तरह से देखा जाए? जब एक या दो इस प्रकार के देश इस प्रकार के जो बड़े उद्देश्य होते हैं इनमें चुनौतियां उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो यकीन जानिए कि जो देश, भारत जैसे देश जो सकारात्मक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें और बल मिलता है। क्योंकि इन चुनौतियों का समाधान खोजते खोजते हम न सिर्फ नई मंजिलें तय करते हैं, हमें आगे के लिए और बेहतर रास्ता मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से भारत ने अन्य इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एक महती भूमिका का निर्वहन किया है, जो ये शेरपा बैठक हो रही है मेवात में, इसमें भी भारत ने जिस तरह से G20 के लोकतांत्रिकरण का प्रयास किया जिसमें भारत सफल भी रहा, ये एक मुखर संदेश के रूप में हम आज की बैठक में भी देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो ये तमाम नकारात्मक संदेश या इस प्रकार के देश जो कॉन्फ्लिक्ट्स को या युद्ध को या अपने एक इंपीरियलिज्म के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं देशों की आपसी भागीदारी में, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बड़े मंचों पर इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो सफल हो पाते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि उससे जो लाइक माइंडेड देश हैं, जो वैश्विक सुधार चाहते हैं इकोनॉमी की दृष्टि से, और ज्यादा करीब आएंगे, रक्षा चाहते हैं, वो साथ आएंगे और ज्यादा करीब आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए आज का जो हमारा कॉन्क्लेव है, जो डीडी न्यूज, डीडी नेटवर्क ने खास तौर पर दर्शकों के लिए उसका आयोजन किया है, उस पर हम सभी का ध्यान एक बार फिर से आकर्षित करना चाहते हैं। आज 10:30 बजे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हमारे साथ होंगे और आप इस बातचीत को जरूर देखिएगा इस खास प्रोग्राम में, जिस पर शायद पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। निश्चित तौर पर अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर।
तो आज हम चर्चा कर रहे हैं शेरपा ट्रैक की जो अंतिम और निर्णायक बैठक इस वक्त नूह गुड़गांव में चल रही है, मेवात में, उस पर, और डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इनफैक्ट जेएनयू से, और अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ लाइव होंगे थोड़ी देर बाद इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। हमने कॉन्क्लेव का भी जो विषय रखा है डॉक्टर जोशी, वो है रखा है ग्लोबल गुड, क्योंकि शायद एक नया शब्द देश ने, भारत ने दुनिया को दिया है कि अब हम केवल अपने हितों की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल गुड की बात कर रहे हैं। और भारत के दरवाजे खुले हुए हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, अगर उसका इस्तेमाल ग्लोबल गुड के लिए किया जाए। शायद यही लीडरशिप होती है जो भारत इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पर यदि हम G20 के उन तमाम 17 सेक्टर्स को देखें जिससे जुड़े हुए अलग अलग लक्ष्यों में भारत ने अपना एक बड़ा योगदान दिया है, तो हमें पता चलता है, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं और पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा ये बताने के लिए, ये गिनाने के लिए कि भारत ने एक एक उद्देश्य को किस तरह से इस पूरे एक साल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमली जामा पहनाया है, और अपने साथ की दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज को ये संदेश दिया है कि हम सभी साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने तमाम प्रतिनिधि देशों को, भागीदार देशों को यह संदेश दिया कि हम कंपटीशन ना करें, हम सहयोग के रास्ते आगे बढ़ें। लेट्स नॉट कॉम्पीट, लेट्स कोलैबोरेट। ये संदेश बार बार अलग अलग मीटिंग्स में, जो 200 से भी अधिक मीटिंग इस G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अपने यहाँ पर आयोजित कराई पिछले एक साल में, इसमें बार बार ये संदेश दिया गया कि न सिर्फ विकासशील देश और विकसित देश आपसी गैप्स भुलाकर साथ में आए, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी हम साथ में ला करके आपसी साझा सहयोग के साथ आगे बढ़ें। तो हम जो ग्लोबल गुड की बात कर रहे हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, हमने पूरे विश्व को, इस पूरी धरती को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। और जिस तरह से हमने भारत के 60 से भी अधिक देशों में अपनी अलग अलग मीटिंग्स आयोजित की G20 की, तो ये तमाम जो देश विदेश के प्रतिनिधि थे वो भारत की अलग अलग विविध संस्कृति से जुड़ पाए, वहां के लोगों से जुड़ पाए। तो हमने पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा दिया, हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट को बढ़ावा दिया, हमने गवर्नमेंट टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा दिया। तो भारत ने इस पूरे एक साल में जो एक ये एग्जाम्पलरी काम करके दिखाया है, ये वैश्विक राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन डॉक्टर जोशी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो G20 का मंच है, वो कंसेंसस से कोई भी समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। सभी देशों को एक मत होना जरूरी है। आपको लगता है कि हम किसी फाइनल डिक्लेरेशन पर पहुंच पाएंगे, दिल्ली डिक्लेरेशन पर, और जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका कुछ साझा समाधान खोजने में भारत एक निर्णायक भूमिका निभा पाएगा? मुझे निश्चित तौर पर लगता है, और झांकी तो हम देख ही चुके हैं, और मुझे लगता है कि आगामी 9 और 10 सितंबर को जब हम G20 का ग्रैंड फिनाले होस्ट कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में हम निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण, न सिर्फ जो अभी तक का काम हमने किया है, आगे के लिए जो एक्शन प्लान है उसको लेकर हम उपस्थित हो पाएंगे। और चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो, चाहे आपसी आर्थिक सहयोग की बात हो, चाहे डिजिटलीकरण की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में साथ में आगे बढ़ने की बात हो, चाहे जो ये कालाबाजारी होती है या करप्शन होता है इसको रोकने की बात हो, इन तमाम जो ये क्षेत्र भारत ने, उद्देश्य भारत ने G20 के मंच पर रखे थे जब भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की थी, उसको लेकर के कुछ ठोस एक्शन प्लान मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ठोस एक्शन प्लान। लेकिन इस वक्त जमीन पर क्या चल रहा है, सीधे चलते हैं हरियाणा के मेवात, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़ रहे हैं। अमृत, धन्यवाद। आप भी जेएनयू से आते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर अंशु जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है शेरपा की इस चौथी और निर्णायक बैठक के बाद जहां पर कंसेंसस बनाता हुआ भारत नजर आ गया? टॉप 4 या 5 एजेंडा। देखिए, काफ़ी जो इंडिया की प्रायोरिटीज़ हैं उस पर कंसेंसस है, चाहे वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को फैक्टर इन करना, उनकी कंसर्न्स, एस्पिरेशंस को ग्लोबल आर्किटेक्चर, गवर्नेंस आर्किटेक्चर में फैक्टर इन करना, उस पर ब्रॉड कंसेंसस है। कुछ निटिग्रिटीज़ हो सकती हैं जिसमें जहां डेवलप्ड कंट्रीज़ के कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, पर ब्रॉडली वो अग्री करते हैं कि वक्त आ गया है कि उन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और वो डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, ग्लोबल साउथ जिसको आप कह देते हैं, उनको फैक्टर इन किया
किया जाए। दूसरा के ग्रीन डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक्सेलरेटेड ग्रोथ करनी, एक एक्सेलरेटेड रेजिलिएंट ग्रोथ का मॉडल लाना, इन सब पर सहमति है। कुछ मुद्दे हैं जिन पर सहमति नहीं है, ब्रॉड सहमति है या इन प्रिंसिपल सहमति है कि जी हां, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म होना चाहिए, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, IMF, सिक्योरिटी काउंसिल, UN की, जो भारत लगातार कहता आया है और कुछ और दोष भी कहते आए हैं कि वो प्रेजेंट डे रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते। पर उसको टाइम बाउंड मैनर में कैसे किया जाए, रूस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का खात्मा कैसे किया जाए, उसकी आगे की क्या राह होनी चाहिए, तो इन चीजों पर कंसेंसस बनाने की जरूरत है। और ये जो शेरपा जो मिल रहे हैं, यही सब करने की कोशिश कर रहे हैं। अमृत, जैसा कि आपको पता है कि ये G20 वर्क इन प्रोग्रेस है। हम अगले साल ब्राजील, उसके बाद साउथ अफ्रीका हैंडओवर करेंगे एक बैटन को, जो कि वैश्विक विकास की धारा को एक सहमति बनाते हुए आगे ले जाने की कोशिश करेंगे अलग अलग देश अपनी प्रेसिडेंसी में। भारत की प्रेसिडेंसी को किस तरह से याद किया जाएगा G20 के इतिहास में, अगर आपसे समझना चाहें? भारत की प्रेसिडेंसी अजय बहुत ही क्रूशियल वक्त पर आई है, जहां पर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो अरूज पे हैं। आप पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, पैंडेमिक से आप यू वर जस्ट फाइंडिंग योर फीट व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की डिसरप्शंस हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, डेट क्राइसिस है बहुत सारे देशों में, तो एक बड़े क्रूशियल पीरियड पर आई है। भारत अगर इस प्रेसिडेंसी पर एक आम सहमति बना पाता है, और जो दोनों जिन भागों में दुनिया बटी हुई है, डेवलप्ड, डेवलपिंग, इमर्जिंग इकोनॉमीज, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, वेस्ट, रशिया, अगर भारत इसको स्टीयर क्लियर कर सकता है तो भारत की अध्यक्षता को बड़े सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा कि आप इतने क्रिटिकल पॉइंट पर जो ग्लोबल नैरेटिव है या ग्लोबल डिबेट है उसको स्टीयर कर सके और एक आम सहमति बना सके, क्योंकि दोनों ही खेमों में अलग अलग पर्सपेक्टिव से भारत की एक्सेप्टेबिलिटी काफी है, क्योंकि भारत एक रीजनेबल बात करता है और कहता है कि सबको आप साथ लेके चलें, आप एक इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिविटी की बात करता है, तो वो सबको भाती है। जी, समावेशी विकास और स्थिर विकास, इस पर सबसे ज्यादा फोकस और शायद यही सबसे ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर जोशी, चलते चलते कौन से वो बड़े लीडर्स हैं जिनकी बात वो भारत के बारे में क्या कहना चाहते हैं शिखर सम्मेलन के दौरान, इस पर दुनिया की निगाहें रहेंगी? निश्चित तौर पर जो हम वैश्विक ग्लोबल ऑर्डर में, हम जो वर्ल्ड ऑर्डर में हम जो सुपर पावर्स को देखते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति शिरकत करने वाले हैं। सभी की निगाहें होंगी कि बाइडेन क्या कहते हैं। इसके अलावा हम देखें कि ब्रिटेन पर या फ्रांस पर, ऑस्ट्रेलिया पर और भी तमाम जो इस तरह के देश हैं जो अपनी शक्ति के लिए विश्व में जाने जाते हैं, उन पर पूरे विश्व की निगाहें होगी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो शायद शिरकत ना कर पाए, और हम चीन से भी इसी प्रकार के स्वर सुन रहे हैं। नहीं तो बहुत आशा थी कि ये देश शिरकत करेंगे और इनके जो राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या कहेंगे, क्योंकि इनसे जुड़े हुए कुछ बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हल होना बाकी हैं, चाहे चीन हो चाहे रशिया हो। तो पर मुझे लगता है कि जो ये विकसित देश हैं, इनके जो लीडर्स हैं, इनकी आवाज को पूरा विश्व सुनना चाहेगा, और ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों की आवाज बनके तो भारत ने पूरे साल काम किया ही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी 9 और 10 सितंबर को सुनने के लिए मुझे लगता है पूरा विश्व आतुर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशु जोशी, वक्त निकालने के लिए, इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए। अमृतपाल सिंह, आपका भी शुक्रिया। निगाह बनाए रखिए, हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। आज हमने समझने की कोशिश की कि शेरपा ट्रैक करता क्या है, किस तरह से जो मुद्दे हैं वहां पर कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाती है। हम कोशिश करेंगे कि अपने आगे वाले अंकों में आपको जो फाइनेंस ट्रैक और जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं वो कैसे काम करते हैं और कौन कौन से मुद्दों पर ऑलरेडी भारत को सफलता मिल चुकी है उसके बारे में जानकारी दें। फिलहाल